हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग हिंदी मॉडल पेपर का सेट 3 करने वाले हैं। और इससे पहले भी और 2 वीडियो इसके ऊपर बन गई है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा और समझिएगा। तो खंड का में दिया है अपठित बोध। यह आपका प्रश्न है जो कि आपकी बुक से नहीं है, यह कहीं और बाहर कहानी से ली गई है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा और मैं इसका आंसर बता देती हूँ आप लोगों को। पहला प्रश्न है, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस आवश्यक है। प्रश्न संख्या 2, समस्त ग्रंथों और अनुभवों का क्या निष्कर्ष है? तो इसका उत्तर होगा, समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभव का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। प्रश्न संख्या 3 में है क, जिसका होगा मानवीय शब्द से प्रत्यय अलग करना है, और ख में विजय का विलोम शब्द है लिखना है। तो क का आंसर होगा मानव है जो कि मूल शब्द है, और ई है जो कि प्रत्यय है, और इसका ख का आंसर होगा पराजय। और अथवा में दिया है इसका, यह एक कविता है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इतिहास किस बल का गवाह है? तो इतिहास गवाह है कि हमारा भारत देश हमेशा से ही जागरूक रहा है। जब भी आवश्यकता हुई है, हमारे देश के वीरों ने जान की बाजी लगाने में पहल की है। प्रश्न संख्या 2 है, कवि विश्व के लोगों क्या आह्वान कर रहे हैं और क्यों? कवि विश्व के लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि भारत के विजय पर विश्व गीत गाओ। विश्व में ऐसा कौन है जो हमसे नहीं हारा? हम भारतवासियों का प्रकाश सर्वत्र फैला है, इसलिए विश्व गीत गाओ, विश्व गीत गाओ। प्रश्न संख्या इसका 3 है, भारतीय शब्द से प्रत्यय अलग करना है और शत्रु का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो का आंसर हो जाएगा भारत। भारत यह मूल शब्द है और ई प्रत्यय लगा है। और खा का आंसर होगा दुश्मन। शत्रु का पर्यायवाची शब्द दुश्मन भी होता है। खंड खा में दिया है, यह आपका पाठ्य पुस्तक से प्रश्न उत्तर लिए गए हैं, तो आपको इनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो क का है, का क्या कह रहा है? तो सर थॉमसन हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? तो इसका आंसर होगा, पहले तो सर थॉमसन हे नाना साहब के महल को तोड़ना चाहते थे, पर बाद में वे नाना की पुत्री मैना पर दया भाव दिखाने लगे। इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किए। इसका कारण यही था कि मैना उनकी मृत पुत्री मैरी सहेली थी। उसका मैना के साथ प्रेम संबंध था। मेरी उस मकान में आती जाती रहती थी, खुद है भी वहाँ बराबर आते थे। वे मैना को अपनी पुत्री के समान प्यार करते थे। मैना के पास अभी तक मेरी के हाथ से लिखी चिट्ठी सुरक्षित थी। इन सब बातों से जनरल है भावुक हो उठे होंगे और उन्होंने मैना पर दया भाव दिखाने का निश्चय किया होगा। और ख प्रश्न है दिया है, लेखिका महादेवी वर्मा के बचपन के समय लड़कियों के प्रति समाज की सोच कैसी थी? मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। तो आप लोगों ने इस पाठ को जरूर पढ़ा होगा, तो आप लोग इसका आंसर है जो कि अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। चलिए तो देखते हैं इसका उत्तर दिया है, लड़कियों के जन्म के संबंध। आज परिस्थितियों काफ़ी बदल चुकी है। आज लड़कियों व लड़कों में सामाजिक पारिवारिक अंतर नहीं किया जाता। उन्हें ज्ञान प्राप्ति के समान
अधिकार प्रदान किए जाते हैं, रोजगार के उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। आज लड़कियां किसी भी कार्य में लड़कों से पीछे नहीं, वह उनके कंधे से कंधे मिलाकर समाज व देश की प्रगति में सहयोग दे रही है। लेखिका का उपयुक्त कथन इस बात का प्रमाणित करता है कि आज लड़की के जन्म पर उसकी हत्या न करके उसके उज्जवल भविष्य के प्रयास के लिए हम उन्मुख होते हैं। इसमें खा दिया है, ग दिया है, ग का आंसर होगा एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? तो इसका उत्तर होगा एक लकुटी, लकुटी मतलब होता है लाठी, और कंबल मतलब छोटा कंबल पर कवि रसखान जी 3 लोकों का राज्य वैभव भी न्यौछावर करने को तैयार है, क्योंकि वह लाठी ग्वाले और चरवाहे के रूप में सदैव ही कृष्ण के कर कमलों में रहती है। दूसरी ओर कंबल भी कृष्ण के कंधों पर ही दिखाई देता है। श्री कृष्ण द्वारा प्रयुक्त दोनों ही वस्तुओं से कवि का विशेष लगाव है। और खा का उत्तर देखते हैं। अर्धरात्रि में कोयले की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? तो इसका उत्तर होगा अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को अंदेशा है कि भारत में क्रांति का आह्वान हो गया है, देश अपनी गुलामी से मुक्त होने के लिए तत्पर हो रहा है। और गा का आंसर होगा, गा का होगा क्या? मेघ आए कविता में बादलों को किसके समान बताया गया है? तो इसका उत्तर होगा मेघ आए कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल ने बताया है कि आकाश में बादल अपने नए रंग रूप के साथ इस प्रकार छा गए हैं जैसे कोई शहरी दामाद बड़ा सज धज कर अपनी ससुराल जाता है। मेघ रूपी मेहमान के आने पर पूरा गांव उल्हारा से भर जाता है। ठंडी हवा मेहमान के आगे नाचती गाती हुई चलती है। सभी ग्रामीणों ने पाहुन के दर्शन करने के लिए खिड़की दरवाजे खोल लिए हैं। पेड़ एड़ियां उठा कर उसे देख रहे हैं। नदी तिरछी नजरों से मेघ की सज धज को देख रही है और हैरान हो रही है। गांव के पुराने पीपल ने मानो झुककर अभिवादन किया है। लता संकोच के मारे दरवाजे के अट्ट में सिकुड़ गई है। तालाब मेहमान के चरण पखारने के लिए पानी लेकर आता है। ऊंचे भवनों पर लोग खड़े हैं। बिजली भी चमकने लगी। इस तरह संपूर्ण गांव खुशी से झूम उठता है। और चा में दिया है बच्चों को किस समय और कहाँ जाते हुए देखकर कवि को पीड़ा हुई है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता के आलोकों में लिखना है। इसका उत्तर होगा कवि की पीड़ा यह है कि इन बच्चों का बचपन जबरदस्ती छीना जा रहा है। इन्हें खेलने और पढ़ने का अवसर नहीं दिया जा रहा है और काम पर जाने को विवश किया जा रहा है। कवि बच्चों के काम पर जाने के कारण चिंतित है। उसे लगता है कि बच्चों को खेल कूद और पढ़ाई लिखाई में मस्त रहना चाहिए। बचपन अपने सुख और विकास के लिए होता है। बच्चों पर रोजी रोटी कमाने का बोझ नहीं डालना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 है। निम्नांकित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखना है, जिसके लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। क में दिया है गोपाल प्रसाद ऐसा क्यों चाहते थे कि उनकी बहू ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं ही पास हो। इसका उत्तर होगा
गोपाल प्रसाद स्वयं उच्च शिक्षित थे। वे वकालत के पेशे से जुड़े थे। उनका बेटा शंकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। इसके बाद भी वे चाहते थे कि उनकी बहू ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं ही पास हो। उनकी ऐसी चाहत के पीछे यह सोच रही होगी कि उच्च शिक्षा लड़कियां अधिक जागरूक होती हैं, इससे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग होती है, उनमें सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसे लड़कियों को बहू बनाने से उन पर अत्याचार नहीं किया जा सकता, उन्हें डरवाया नहीं जा सकता और उनके ऊपर हुए अत्याचार पर मुंह बंद नहीं रखती है। खा का प्रश्न है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रश्न व्यवहार की उपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? इसका उत्तर होगा, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे कि वह सीधी सादी, चुप रहने वाली, कम पढ़ी लिखी लगने वाली लड़की की तरह व्यवहार करे। उनका ऐसा सोचना उचित नहीं है। लड़की कोई भेड़ बकरी या मेज कुर्सी नहीं है, उसका भी दिल होता है। उसका उच्च शिक्षा पाना कोई अपराध नहीं है, वह पढ़ी लिखी लड़की जैसा ही व्यवहार करेगी। अब ग में है, भूख तो अपने में एक साग होती है, ऐसा किसने कब और क्यों कहा? तो इसका उत्तर होगा, भूख तो अपने में एक साग होती है का आशय यह है कि यदि भूख लगी तो और सामने रोटियां हो तो व्यक्ति साग होने ना होने की परवाह नहीं करता, बल्कि खाना शुरू कर देता है। भूख उसे सूखी रोटियां खाने पर विवश कर देती है। उक्त वाक्य घर में मालकिन ने तब कहा जब माटी वाली उनकी दी हुई एक रोटी को चबा चबा कर चाय के साथ गले के नीचे उतार रही थी। माटी वाली ने मालकिन से कहा कि चाय तो बहुत अच्छा साग बन जाती है ठाकुराइन जी। तब यह बात उन्होंने कही थी कि क्योंकि उन्होंने बुढ़िया को चाय देने से पहले सूखी रोटियां चबाते हुए देख लिया था। अब खंड खा में रचना दिया है। यहाँ आपको एक पत्र लिखना है, प्रधानाचार्य के पास लिखना है पत्र, मासिक शुल्क कम करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, उच्च विद्यालय चतरा, दिनांक 15/3/2022, विषय मासिक शुल्क कम करने के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी की कपड़े की एक छोटी सी दुकान है, जिससे इतनी आमदनी नहीं हो पाती है कि परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके। मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई लिखाई के बोझ को उठाने में असमर्थ है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे मासिक शुल्क कम करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि अपने आचरण और पठन पाठन में आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य राकेश, कक्षा 10। या फिर आप उसे नहीं लिखना चाहते तो आपका दूसरा प्रश्न भी दिया गया है। तो झारखंड के ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। तो इसमें इसका उत्तर होगा, रांची, दिनांक 20 मई 2022। प्रिय रवि, सप्रेम नमस्ते। अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि
कि तुम लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न हो। हम लोग भी यहाँ सकुशल है। तुमने झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की है। मैं इसी संदर्भ में तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि रांची शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर प्रकृति के सुंदर वातावरण में एक छोटी सी पहाड़ी पर स्वामी जगन्नाथ जी का प्राचीन मंदिर अवस्थित है। यह मंदिर यहाँ के राजा सहदेव जी के द्वारा लगभग 100 वर्ष पूर्व बनाया गया था। यह प्राचीन मंदिर झारखंड की धरोहर है। प्रतिदिन यहाँ दर्शनार्थियों का मेला लगा रहता है। पहाड़ी पर मंदिर पास खड़ा होकर देखने पर रांची का मनोहरी विहंगम दृश्य हृदय को स्पर्श करता है। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास में यहाँ रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस अवसर पर झारखंड का सबसे बड़ा मेला भी लगता है। इस अवसर पर तुम एक बार अवश्य आओ। पूज्य चाची जी को मेरा प्रणाम निवेदित करना। तुम्हारा अभिन्न मित्र राकेश। अब प्रश्न संख्या 7 में दिया है, दिए गए संकेत बिंदु पर आधार पर निम्नांकित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखना है। तो ये है हमारा झारखंड में दिया है संकेत बिंदु। परिचय बताना है, इसके बाद इसका इतिहास बताना है, सीमा बताना है, फिर निवास, संसाधन, फिर उपसंहार। चलिए इसको देखते हैं। प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना में दिया गया, हमारा नया राज्य झारखंड है। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। बिहार के दक्षिण भाग को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया है। झारखंड का अर्थ होता है झाड़ झंखारी और खनिज संपदाओं का क्षेत्र। जहाँ झाड़ झंकार और खनिज फैला हो उसे झारखंड कहते हैं। झारखंड राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में झाड़ झंकार और खनिज फैले हैं। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। अब झारखंड का इतिहास के बारे में जानेंगे। अबुल फजल ने आईने अकबरी में इस प्रदेश को झारखंड नाम से संबोधित किया है और आज नवोदित राज्य का नाम झारखंड हो गया है। इसका इतिहास भी अत्यंत प्राचीन है। ईसा से लाखों वर्ष पूर्व के पत्थर के हथियार, बर्तन, उपकरण आदि मिले हैं। अब इसकी सीमा के बारे में जानते हैं। इसकी सीमा है, झारखंड राज्य के उत्तर में बिहार है, इसके दक्षिण में उड़ीसा, इसके पूरब में पश्चिम बंगाल, इसके पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्य है। इस राज्य की लंबाई पूरब से पश्चिम की ओर 463 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर है। और जिला देखते हैं। झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। रांची एक बहुत बड़ा शहर है। झारखंड में कुल 24 जिले हैं। झारखंड राज्य में रांची, जमशेदपुर, दुमका, बोकारो, धनबाद आदि बड़े शहर हैं। झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र है। यहाँ उरांव, संथाल, मुंडा आदि आदिवासी जातियाँ रहती है। यहाँ संथाली, मुंडारी और बंगाल एवं हिंदी भाषाएं बोली जाती है। संसाधन एवं विशेषता। झारखंड राज्य की जमीन पठारी और पथरीली है। यह एक पुराना पठार है। यहाँ पर खेती के लायक बहुत कम जमीन है। यहाँ धान और गेहूं की खेती होती है। धान यहाँ का प्रमुख फसल है। झारखंड राज्य में खनिजों का भंडार है। भारत में सबसे अधिक खनिज झारखंड राज्य में पाया जाता है। कोयला, लोहा, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, काइनाइट, यूरेनियम, तांबा आदि यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। यहाँ लोहे के बड़े बड़े उद्योग फैले हैं। जमशेदपुर में लोहा का सबसे बड़ा कारखाना है। झारखंड में बहुत धर्मशाला भी है। देवघर, वासुकीनाथ, आंजन धाम, चुटिया का मंदिर, बोड़िया का वैष्णव मंदिर, रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर, राम रेखा धाम सिमडेगा में है आदि
प्रमुख स्थान है। हुंड्रू और दसम के जलप्रपात देखने योग्य हैं। इसके अलावा नेतरहाट, कांके, हटिया, जमशेदपुर आदि दर्शनीय स्थल हैं। इसका उपसंहार होगा, संसाधनों से भरपूर पूरा हमारा झारखंड त्वरित विकास की राह पकड़ रहा है। आशा है वह दिन दूर नहीं जब हमारा राज्य 10 के अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा। सभी सुखी होंगे, समृद्ध होंगे तथा सर्वत्र शांति, समस्ता एवं सुशासन का साम्राज्य होगा। या आप उस झारखंड के बारे में नहीं लिखना जानते हैं तो आप अपने जीवन का लक्ष्य के बारे में लिख सकते हैं। तो दोनों में से एक ही आप लोगों को लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिखना है भूमिका। प्रत्येक मानव का कोई लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के मानव उस नौका के सामने है जिसका कोई खेवनहार नहीं। ऐसी ही नौका कभी भी भंवर में डूब सकती है और कहीं भी चट्टान से टकरा कर चकनाचूर हो सकती है। लक्ष्य बनाने से जीवन में रस आता है। तो मेरा लक्ष्य, मैंने यह तय किया है कि मैं पत्रकार बनूंगा। आजकल सबसे प्रभावशाली स्थान है प्रचार माध्यमों का, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन आदि चाहे तो देश के आमूलचूल बदलाव ला सकते हैं। मैं दूरदर्शन आदि चाहे तो देश के आमूल चूक बदलाव ला सकते हैं। मैं भी ऐसा ही महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचना चाहता हूं जहां से मैं देश हित के लिए बहुत कुछ कर सकूं। पत्रकार बनकर मैं देश को तोड़ने वाली ताकतों के विरुद्ध संघर्ष करूंगा। समाज को खोखला बनाने वाली कुरीतियों के खिलाफ जंग छेड़ूंगा और भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ करूंगा। लक्ष्य क्यों? मेरे पड़ोस के एक पत्रकार रहते हैं, श्री प्रभात मिश्र। वे इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता तथा भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के प्रमुख पत्रकार हैं। उन्होंने पिछले वर्ष गैस एजेंसी की धांधली को अपने लेखों द्वारा बंद कराया था। उन्हीं के लेखों के कारण हमारे शहर में कई दीन दुखी लोग न्याय मिला है। उन्होंने बहू को जिंदा जलाने वाले दोषियों को जेल में भिजवाया है, नकली दवाई को बेचने वाले को लाइसेंस रद्द करवाया है, प्राइवेट बस वालों के मनमानी को रोका तथा बस सुविधा को सुचारू बनाने में योगदान दिया है। इन कारणों से मैं उनके बहुत आदर करता हूँ। मेरा भी दिल करता है कि मैं उनकी तरह श्रेष्ठ पत्रकार बनूं और नित्य बढ़ती समस्याओं का मुकाबला करूं। मुझे पता है कि पत्रकार बनने में खतरे हैं तथा पैसे भी बहुत नहीं है, परंतु मैं पैसों के लिए या धंधे के लिए पत्रकार नहीं बनूंगा। मेरा जीवन का लक्ष्य होगा समाज की कुरीतियों और भ्रष्टाचार को समाप्त करना। यदि मैं थोड़ी सी बुराइयों को भी हटा सकता हूँ तो मुझे बहुत संतोष मिलेगा। मैं हर दुखी को देखकर दुखी होता हूँ, हर बुराई को देखकर उसे मिटा देना चाहता हूँ। मैं स्वस्थ समाज देखना चाहता हूँ। इसके लिए पत्रकार बनकर हर दुख दर्द को मिटा देना मैं अपना धर्म समझता हूँ। अब इसके लिए तैयारी। केवल सोचने भर से लक्ष्य नहीं मिलता है। मैंने इसके लिए इस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ तैयारियां भी शुरू कर दी है। मैं दैनिक समाचार पत्र पढ़ता हूँ, रेडियो दूरदर्शन के समाचार तथा अन्य सामाजिक विषयों को ध्यान से सुनता हूँ। मैंने हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का गहरा अध्ययन करने की कोशिश भी शुरू कर दी है ताकि लेख लिख सकूँ। वह दिन दूर नहीं जब मैं पत्रकार बनकर समाज की सेवा करूंगा और सौभाग्य पा सकूंगा। और एक दिया है, अथवा में आप उन तीनों में से एक ही लिखना है, तीन में से सिर्फ एक ही लिखना है। तो इस पर दिया प्रकृति पर सहरूल,
इसका संकेत बिंदु है। पर्व का परिचय कैसे मनाया जाता है, फिर यह क्यों मनाया जाता है, और फिर उपसंहार। तो इसका परिचय होगा, परिचय है सरहुल एक प्राकृतिक पर्व है जो कि वसंत ऋतु में मनाया जाता है। सरहुल उरांव समुदाय का सर्व प्रमुख पर्व है। उरांव आदिवासियों का एक समुदाय है। यह पर्व खेती बाड़ी करने के पहले मनाया जाता है। यह खेती प्रारंभ करने का ही पर्व है। यह हंसी खुशी और आनंद का पर्व है। यह एक रंगारंग पर्व है। सरहुल कैसे मनाया जाता है। सरहुल के दिन सभी सुबह सवेरे स्नान आदि करके और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर सरना की पूजा करने के लिए जाते हैं। सरना वह पवित्र कुंज है जिसमें कुछ साल के वृक्ष होते हैं। इस त्योहार को सरना के सम्मान में मनाया जाता है। यह आदिवासियों का पूजा स्थल है। वहीं पर गांव का पुरोहित, जिसे पाहन कहा जाता है, आकर सबों के सरना की पूजा करता है। इस अवसर पर मुर्गे की बलि दी जाती है तथा हड़िया का अर्घ्य दिया जाता है। हड़िया एक प्रकार का नशीला पेय पदार्थ है जो चावल से बनाया जाता है। उसके बाद लोग गीत गाते हुए घर लौटते हैं। फिर दोपहर के बाद लोग नृत्य के मैदान में जमा होते हैं। युवक और युवतियां मांदर और अन्य खाद्यों का ताल पर पंक्तिबद्ध होकर नाच में भाग लेते हैं। जिधर देखो उधर चहल पहल और आनंद उल्लास मौज मस्ती। इस दिन इन लोगों का नाचना गाना अविराम चलता है। इस अवसर को देखकर ऐसा लगता है मानो जीवन में सुख ही सुख है। नाच गाने से गांव गांव गली गली डगर डगर का वातावरण झूम उठता है। जितने ये सरल निश्चल और निष्कपट मनुष्य हैं, वैसे ही इनका सरल उल्लासपूर्ण एवं मनोहर त्योहार है। सरहुल क्यों मनाया जाता है। तो यह त्योहार कृषि आरंभ करने का त्योहार है। इस त्योहार को सरना के सम्मान में मनाया जाता है। सरहुल त्योहार धरती माता को समर्पित है। इस त्योहार के दौरान प्रकृति की पूजा की जाती है। आदिवासियों का मानना है कि त्योहार को मनाए जाने के बाद ही नई फसल का उपयोग शुरू किया जा सकता है। चूँकि यह पर्व रबी की फसल कटने के साथ ही शुरू हो जाता है, इसलिए इसे नए वर्ष के आगमन के रूप में भी मनाया जाता है। इसका निष्कर्ष होगा, जैसे हिंदुओं की होली, मुसलमानों का ईद और ईसाइयों का क्रिसमस है, वैसे ही सरहुल उरांव लोगों का पर्व है। उरांव एक जनजाति समुदाय है। यह उन्हीं लोगों का पर्व है। सरहुल हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखाता है। यह पर्व हमें आपसी भाईचारा और प्रेम से रहना भी सिखाता है। इस पर्व से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने प्रकृति को नष्ट नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 है, परीक्षा के एक दिन पूर्व दो मित्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है। तो यहाँ पहला मित्र बोलता है, नमस्कार दोस्त, कैसे हो। फिर दूसरा मित्र, मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ परीक्षा की तैयारी कैसी है। पहला मित्र बोलता है, इस बार की मेरी तैयारी अच्छी है। इस बार मैं पिछली बार से भी अधिक अंक लाने का प्रयास करूँगा। दूसरा मित्र बोलता है फिर, परंतु कोविड महामारी की वजह से हमारी पढ़ाई भी काफ़ी असर हुआ है। पहला मित्र, हाँ मित्र, यह तो सही कहा आपने। दूसरा मित्र फिर, मैंने अपने सभी विषयों के नोट्स बना लिए हैं और अध्यापक के निर्देशन से तैयारी भी कर रहा हूँ। पहला मित्र, हाँ मैं भी यही कर रहा हूँ। दूसरा मित्र, परंतु मित्र, मैं परीक्षा को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ। पहला मित्र, चिंतित क्यों हो मित्र। तो दूसरा मित्र, तुम्हें पता है मेरे घर में एक ही स्मार्टफोन है जिसके कारण ऑनलाइन पढ़ाई करने में परेशानी
होती है। पहला मित्र, कोई बात नहीं मित्र, तुमको पढ़ाई में कोई समस्या हो तो मेरे नोट्स की मदद ले सकते हो। दूसरा मित्र, धन्यवाद मित्र, समस्या होने पर मैं तुम्हारे घर पर आकर पढ़ लूँगा। अथवा सब्जी खरीदने आई महिला और सब्जी वाले के मध्य हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है। तो महिला कहती है, भैया प्याज कैसे किलो दिए? सब्जी वाला, 20 रुपये किलो। महिला, 2 किलो तौलना। टमाटर कैसे दिए? सब्जी वाला, 30 रुपये किलो। महिला, इतने महंगे, 25 रुपये, 2 किलो लूँगी। सब्जी वाला, ठीक है मैडम ले लो। महिला, ठीक है 2 किलो टमाटर दे दो, रुको मुझे चुनने दो। सब्जी वाला, सब ताज़ा ही है, देख लो। महिला, ठीक है कितना हुआ? सब्जी वाला, 90 रुपये। महिला, थोड़ा धनिया पत्ता और थोड़ा सा हरी मिर्च दे दो। सब्जी वाला, ठीक है। बस इसी के साथ हमारा हिंदी का मॉडल पेपर सेट 3 ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।